चलिए तो जरा हम स्टडी करते हैं द हिस्ट्री ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग टॉपिक। साइकोलॉजी पढ़ने में हिस्ट्री पढ़ना सबसे बोरिंग लगता है, लेकिन इसका जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसको मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझाऊंगी कि आप उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या रोल होगा कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री पढ़ने का। ओके, तो सबसे पहले तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की हिस्ट्री समझने के लिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है वो समझना है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक तरीके की स्टडी है किन चीज़ों की, कि हम जो सेंसरी इनपुट है उसको कैसे अक्वायर करते हैं, कैसे उसे प्रोसेस करते हैं और कैसे उसे यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हम करते हैं इसे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंडर में पढ़ते हैं। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें आ जाती है, जैसे हमारा डिसीजन मेकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ये सारी चीजें हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की जो हिस्ट्री है उसको हम मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हम उसको इजीली समझ पाए। पहला है फिलोसॉफिकल पीरियड, यानी कि यहाँ पर कहा तो जाता था कि भाई ब्रेन ऐसे काम करता है, लेकिन उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं था, या फिर ऐसा कहो कि उसे टेस्ट नहीं किया जा सकता था। फिर आता है वो पीरियड जहां पर पहली बार उसे साइंटिफिक दर्जा दिया जाता है और उसे टेस्ट करने की वो लोग सोचते हैं, मेजर करने की सोचते हैं। एंड देन कम्स द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, कि जहां पर ये जो टर्म है कॉग्निटिव साइकोलॉजी वो आया था, और जहां से फिर हम जो है इसको बेसिकली मोर साइंटिफिकली पढ़ पा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द टाइम बिफोर 1800s। इसे हम कहते हैं एज ऑफ फिलोसफीज, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें स्टडी हुई जाती थी वो सब्जेक्टिव हुई जाती थी, उसको आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो लेट्स स्टडीज डुअलिज्म। ठीक है, सबसे पहले डुअलिज्म आया था, देन नेटिविज्म, देन एम्पिरिसिज्म। ओके, तो सबसे पहले डुअलिज्म आता है, रेने डिस्कार्तस ने ये बताया था। रेने डिस्कार्तस इस चीज के बारे में ये कहते हैं कि जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन जो माइंड है वो बॉडी से सेपरेट होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई अगर माइंड अगर बॉडी से सेपरेट होता है तो वो हमारे हमसे कांटेक्ट कैसे करता है। तो इसके लिए रेने डिस्कार्तिस ने कहा था कि माइंड जो है वो क्या करता है, पीनियल ग्लैंड के थ्रू, हमारे ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड होता है उसके थ्रू हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसने क्या करा, जितने भी हमारा कॉन्शियसनेस की स्टडी है उसको ट्रिगर करा, कि मतलब अब जो थे लोग कॉन्शियसनेस के बारे में और स्टडी करना चाहते थे। ठीक है, रेने डिस्कार्तस की इस थ्योरी के बारे में। देन हमारा आता है नेटिविज्म। तो रेने डिस्कार्तस और प्लेटो ने इन्हें इनिशियली लीड करा था, लेकिन इन अर्ली 1800s इमैनुअल कैंट ने भी इस चीज को वापस से कहा था, एडवोकेट किया था कह सकते हैं। तो नेटिविज्म क्या कहता है कि हम जितना भी बिहेवियर हम करते हैं या जो भी नॉलेज हमारे पास है वो हम ऑलरेडी सीखे हुए होते हैं। ठीक है, मतलब वी ऑलरेडी नो इट। ठीक, अब ऑलरेडी नो इट यानी हमारे क्या बॉडी में ऑलरेडी है। तो इनका कहना यही था कि हम ऑलरेडी सब चीजें लेकर आए होते हैं, हम सिर्फ चीजों को रिकलेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, अब ये चीज को जानने के बाद अगर हर चीज इनेट है यानी ऑलरेडी हमारे ब्रेन में है, इसके लिए इससे ट्रिगर हुई न्यूरो साइंस की स्टडी, कि अगर सब चीजें ऑलरेडी है तो हमें ब्रेन समझ जाएंगे तो इन ह्यूमन बिहेवियर भी समझ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आते हैं एरिस्टोटल, जॉन लॉक एंड डेविड ह्यूम। इन्होंने नेटिविज्म को क्या करा, अपोज करा। इन्होंने क्या कहा कि जो भी चीजें जो भी बिहेवियर हम हमारे पास है वो लर्नड है, हम चीजें सीखते हैं हमारे एक्सपीरियंस से। अगर हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है यानी कि हम उस चीज को नहीं सीख सकते। ओके, तो इससे जो है फर्दर इन फ्यूचर बिहेवियरिज्म अराइज हुआ। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम आ जाते हैं एरा ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। ठीक है, तो हम इसको जरा पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, यहां पर हुआ था बर्थ ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ओके, ये दोनों चीजें लेट 1800s में हुई थी, और बिहेवियरिज्म बहुत लंबा चला था, अराउंड टू बी लेट 1800 से मिड 1900s तक। ओके, एंड देन हमारा आ गया था गेस्टाल्ट, ये सिर्फ अर्ली 1900s तक था, इन इवन आज भी काम आता है। देन आया था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। ओके, चलिए जरा उसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरलिज्म पर।
तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो स्टार्ट करा था विलहेल्म वुंट ने, ठीक है। अब विलहेल्म वुंट जो थे वो चाहते थे कि साइकोलॉजी को एज अ साइंस ट्रीट करा जाए, ठीक है। अब एज अ साइंस ट्रीट करा जाए यानी क्या होना चाहिए कि वो जो भी चीज वो स्टडी कर रहे हैं वो टेस्ट करे जाना चाहिए, ठीक है, यानी इट शुड बी टेस्टेड। तो अब उन्होंने टेस्ट करने के लिए क्या करा, अब अगर वो बोल रहे हैं कि टेस्ट होना चाहिए तो उन्होंने उसके लिए क्या करा, उन्होंने उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करी इंट्रोस्पेक्शन की मेथड, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्शन कैसा होता है, इंट्रोस्पेक्शन बेसिकली हम पूछ रहे हैं कि भाई आपको कैसा फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या कैसा लग रहा है कि आप क्या कर रहे हो, वो चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो विलियम वुंट था उसका उनका एम जो था वो क्या था, टू नो द मेंटल स्ट्रक्चर, कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल होती है, वैसे ही ये जो थे ये क्या जानना चाहते थे, एक मेंटल प्रोसेसेस की टेबल बनाना चाहते थे, ठीक है, ओके, ठीक। तो ये था स्ट्रक्चर, यानी सीधी सीधी बात है कि वो ब्रेन का या माइंड का स्ट्रक्चर जानना चाहते थे, इसीलिए हम इसे स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं, ओके। नाउ हम आ जाते हैं फंक्शनलिज्म पर। अपोजिंग स्ट्रक्चरलिज्म, यहां पर आ जाते हैं हमारे विलियम जेम्स, ठीक है। तो विलियम जेम्स यहाँ पर कहते हैं कि हमें स्ट्रक्चर पर फोकस ना करते हुए उसके फंक्शन पर फोकस करना चाहिए कि वो करता क्या है ब्रेन, ओके। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, उस चीज को स्टडी करना चालू करा, ठीक है। ये भी इंट्रोस्पेक्शन का जनरल मेथड जनरली यूज करते थे, एंड इन्होंने जनरली ये बात करते थे कि भाई हैबिट कैसे फॉर्म होती है, या हम गुस्सा क्यों होते हैं, एग्रेसिव क्यों होते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बात करी थी, ओके। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक था, ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, इसका ड्रॉबैक ये था कि ये जो है कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बता पाया, कि भाई ये बात करते थे कि कॉन्शियसनेस को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस को स्टडी नहीं करा जाता क्योंकि वो इंटेंजिबल होता है, ठीक है। अब इंटेंजिबल होने के साथ साथ एक और चीज होती है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है, इट्स एवर चेंजिंग, ये चेंज होती रहती है, तो आप इस चीज को कैसे स्टडी कर सकते हो, तो दैट वाज फंक्शनलिज्म, ठीक है। अब फंक्शनलिज्म को अपोज करते हुए आ जाते हैं बिहेवियरिज्म, ठीक है। तो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि भाई जो कॉन्शियसनेस है उसे आप नहीं टेस्ट कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी टेस्टेड, इसीलिए हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, ठीक। तो उन्होंने इस पर फोकस नहीं करा। अब ये जो थे ना ये थोड़ा सा डार्विन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस हुए होते, तो इन्होंने क्या करा था कि इवान पावलोव, ठीक है, जिन्होंने हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। तो बिहेवियरिज्म ये कहता है कि भाई हम कोई भी चीज है वो सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस, ठीक है, और एनवायरमेंट, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या, इनके भी एक लिमिटेशन था, ठीक है। अब जो बिहेवियरिज्म है उनका क्या लिमिटेशन है, तो इसका लिमिटेशन ये है कि इन्होंने जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं उन पर फोकस ही नहीं करा, ठीक है। उन्होंने इसकी स्टडी नहीं जानना चाहिए क्योंकि ये लोग कॉन्शियसनेस में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, सारी चीजें छूट गई, ठीक। फिर हमारे यहाँ पर एक न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो ये कहता है कि हम चीजों को टुकड़ों में नहीं देखते, वी सी थिंग्स एज अ होल, ठीक है। अब होल क्यों कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको ना समझने का एक बड़ा सा एक प्यारा सा एग्जांपल है, ठीक। मैंने यहाँ पर एक ये फिगर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, हमको ये एज अ ट्रायंगल दिखेगा, ये हमें पूरा एक ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि ट्रायंगल हो, नहीं, ये 3 एंगल्स भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट, बस ऐसे ही सेट करे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं कि वी सी थिंग्स एज होल नॉट एज पार्ट, और इसी की वजह से क्या होता है कि कई बार हम कुछ इंफॉर्मेशन मिस भी कर देते हैं। तो ये था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ओके। अब आता है, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो बिहेवियरिज्म है वो सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला था, मिड 1900 जाने अराउंड टू बी 1950, आज से अराउंड टू बी 100 साल पहले की भी बात नहीं है,
ठीक है, तो चलता आ रहा था। लेकिन यहाँ पर इसका एक लिमिटेशन था कि भाई ये एक तो कॉन्शियसनेस की स्टडी नहीं बता रहा है, अगेन ये भी ऑब्जेक्टिव है लेकिन इतना डीपली एनालिसिस नहीं कर पा रहा है। देन आया हमारा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। तो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन होने के कुछ रीजंस हैं, ठीक है। अब रीजंस क्या क्या हैं, ठीक है। एक तो जो बिहेवियरिज्म है उसने मेंटल प्रोसेसेस को नेग्लेक्ट करा था, ठीक। ठीक, उसके बाद इसने क्या करा था, देन उसी के टाइम पर हमारे कंप्यूटर्स आ गए। तो जितने भी हमारी चीजें थी लाइक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, वो सारी चीजों को हमने कंप्यूटर से अपने ब्रेन को कंपेयर करने लगे थे। उसी के साथ एआई एंड न्यूरो साइंस के लिए न्यूरो टेक्नोलॉजी आ गई थी टू टेस्ट इट। इसीलिए हमने यहाँ पर अब जो है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया था। ओके, अब इस रेवोल्यूशन में जनरल हमारे क्या क्या चेंजेस आए थे, तो जैसे कि हाँ हमें आते हैं नाउम चॉम्स्की ने क्या करा था, सबसे पहले तो ये बताया था कि लैंग्वेज लर्निंग में इनेट रोल होता है, ठीक है, जो बिहेवियरिज्म ने नहीं बोला था। ठीक, उसी के साथ साथ इसी में आए थे जॉर्ज मिल, ठीक है। तो जॉर्ज मिल ने हमको क्या दिया था, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसके लिए हमें 7 + -2 नंबर्स जो हमें एक टाइम पर याद रख सकते हैं, हम 7 से 2 कम या 2 ज्यादा नंबर्स अराउंड टू भी एक बार में शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकते हैं, उसके बारे में बताया था। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आते हैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन, अल्रिक नाइजर, ठीक है। तो अल्रिक नाइजर जो थे, इन्होंने सबसे पहले ये टर्म बताया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तो इट्स अल्रिक नाइजर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ओके ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको कहा था कि हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एक्चुअली एक रियल केस से रिलेटेड है। तो लेट्स से आपको क्या करना है, बिहेवियरिज्म के बारे में समझना है कि भाई लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। सीधी बात है कि वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब लर्निंग तो होती ही है तो इम्पोर्टेंट पार्ट तो है। लेट्स से हमारे पास ये सामने एक बुक है, क्या आप इसे रीड करेंगे? तो आई वुड नॉट रिकमेंड, क्यों? क्योंकि 1914 की है। ओके, अब अगर ये 1914 की है, सीधी सीधी बात है, यानी इस बिहेवियरिज्म में कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बताया होगा, न्यूरो साइंस के बारे में नहीं बताया होगा, ये सारी चीजें नेग्लेक्ट की गई होंगी, इसीलिए हम इसे पढ़ने के पहले 2 बार सोचेंगे। इवन हम कोई भी बुक अगर रिकमेंड कर रहे हैं या चूज कर रहे हैं तो हमें उस चीज को थोड़ा सा लेकर सोचना चाहिए कि भाई कब पब्लिश की गई थी, उस समय जो कॉग्निटिव साइंस था क्या वो इतना डेवलप्ड था, तो आज ये हमारे लिए इतनी रेलिवेंट होगी कि नहीं होगी, वी हैव टू सी दैट। ओके, चलिए तो एक फटाफट से हम रिकैप ले लेते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले आया था डुअलिज्म, यानी कि माइंड ब्रेन अलग अलग होता है, ठीक। और देन आया था नेटिविज्म, कि जो भी चीजें हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं हमसे उसको वापस रिलोकेट कर लेते हैं। देन आया था एम्पिरिसिज्म, ये बोलते थे कि भाई इनेट कुछ भी नहीं होता, हम सब सीखते हैं। देन आया था स्ट्रक्चरलिज्म, यानी बर्थ ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी। यहाँ पर जो विलियम वुंड थे वो जानना चाहते थे अबाउट द स्ट्रक्चर, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, लाइक अ पीरियोडिक टेबल। देन आया था फंक्शनलिज्म, तो ये जानना चाहते थे कि भाई ब्रेन काम कैसे करता है, जिनके लिए उन्होंने हैबिट फॉर्मेशन और ये सारी चीजें डिस्कस की थी। देन आया था बिहेवियरिज्म, तो इन्होंने इन दोनों को ही नेग्लेक्ट किया था और कहा था कि जितनी भी चीजें हैं हम बिहेवियर से सीखते हैं, और इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग, लेटेंट लर्निंग, लेटेंट ऑपरेशंस, इन सब की बातें करी थी। देन आया गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, ये कहता है कि जितनी भी चीजें हैं इन्हें हम एज अ होल देखते हैं, नॉट इन पार्ट्स। देन हमारा आया था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जिसमें जनरली कंप्यूटर्स आए थे, न्यूरो साइंस के लिए टेक्नोलॉजी आई थी, एंड देन हम साइकोलॉजी को है इवन मोर साइंटिफिक वे में पढ़ पाए थे। ओके, तो अब आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। ओके।